बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी इंटर पार्ट 1 एफएससी पार्ट 1 आईसीएस पार्ट 1 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास गिवन है, अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरी व्हाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। वो कहता है एक शख्स है जो खड़ा हुआ है शॉपिंग बैग्स पकड़ के और अपने दोस्तों से वो बातें कर रहा है। उसके बाद सेकंड केस, अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। उसका इंजन रन कर रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट है लेकिन गाड़ी खड़ी हुई है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क हाउ आर दीज टू सिचुएशंस आर सिमिलर। हमने वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो इन बोथ द सिचुएशन देयर इज नो वर्क डन बिकॉज बोथ द बॉडीज हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। देखें, जब हमारे पास बॉडी जब रेस्ट पे है, बेशक वो कार है या पर्सन है, वो दोनों रेस्ट पे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो हमारे पास वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। तो डी अगर ज़ीरो हुआ तो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो डब्ल्यू क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। कब? जब हमारे पास कोई पर्सन जो स्टैंडिंग हुआ है और अपनी बातें कर रहा है, या फिर गाड़ी अगर चली हुई है सिर्फ लेकिन वो रेस्ट पे है, मतलब कि उसका इंजन रन कर रहा है। तो उन दोनों सिचुएशन में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो की हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4.2 अब हम देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जाउल्स इन लिफ्टिंग अ mass of 10 kg at steady velocity through vertical height of 10 मीटर। वो कहता है वर्क डन हमने किलो जाउल में फाइंड करना है। यहाँ पे बड़ा अहम क्वेश्चन है, किलो जाउल में वर्क डन हमने फाइंड करना है इन लिफ्टिंग अ mass of 10 kg at steady velocity through vertical height of 10 मीटर। हम एक बॉडी को जिसका मैस 10 kg है उसको हम अपवर्ड लेके जा रहे हैं। अब हमने बताना है कि उसका जो वर्क डन होगा किलो जाउल में क्या होगा। तो हम जब अपवर्ड लेके जाते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, W इज इक्वल टू mgh फार्मूला लगाते हैं। 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, g की वैल्यू 9.8 है। जब हमने मल्टीप्लाई किया 980 जाउल आ गया। तो जब 980 जाउल को किलो जाउल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 0.98 किलो जाउल आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर था। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ जाउल तक रखते हैं आंसर, लेकिन उनका 1 मार्क्स डिटेक्ट हो जाता है। आपको इसकी कन्वर्जन लाजमी करनी है क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि किलो जाउल में आंसर निकालें। 4.3 आपके पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है अ फोर्स एफ थ्रू अ डिस्टेंस एल। अब ये जो डिस्टेंस है हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, लेकिन जो फोर्स है वो वाई एक्सिस पे लेंगे। अब वो कहता है F1 फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस 1L। अब ये वर्टिकल एक्सिस पे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स आ जाएगी जो 1F तक गई है, उसके बाद डिस्टेंस 1L तक गया, यहाँ तक आ जाएगा डिस्टेंस। अब वो कहता है द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F। वो कहता है फोर्स इंक्रीज करें 3F, तो ये 1F थी, ये 2F, ये 3F। तो 3F तक हमने फोर्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। उसके बाद एंड देन एक्ट थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस। जो 3F फोर्स लग रही है वो फर्दर डिस्टेंस 2L तक लग रही है। फर्दर का मतलब होता है इससे आगे। इसका मतलब है यहाँ पे अगर 1L है तो ये क्या होगा 2L, ये होगा 3L। तो 3 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ तक कितना हमारे पास डिस्टेंस बच जाएगा 2L। तो अब हमने बताना है टोटल वर्क डन कितना होगा, और वर्क डायग्राम स्केल बना दिया हमने ये। तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा, फर्स्ट फिगर का, वो सिर्फ फर्स्ट फिगर का अगर हम निकालें तो F इंटू एल करेंगे, F हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर इस बॉडी का करेंगे वर्क डन तो हमारे पास 3F को 2L से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3F को जब 2L से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6FL आ गया, एंड द टोटल वर्क डन इज 7FL आ जाएगा आपके पास। तो 7FL आपका टोटल वर्क डन है। उसके बाद 4.4 पे आ जाते हैं हम। तो वो कहता है इन विच केस इज मोर वर्क डन
when a 50 kg bag of books is lifted through 30 centimeter, or when 50 kg is crate is pushed through 2 meter across the floor with a force of 50 Newton. तो अब हमने बताना है कि दोनों केसेस में किसका वर्क डन ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट केस हमारा जब बॉडी को अपलिफ्ट करें तो 50 kg हमारे पास मैस है, हाइट 0.5 में कन्वर्ट करेंगे हम किस तरह, 50 को 100 से डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर। तो हम mgh फार्मूला लगाएंगे तो 50 इंटू 0.5 इंटू 9.8 तो मल्टीप्लाई होगा 245 जूल। तो सेकंड केस में मैस 50 kg है, डिस्टेंस 2 मीटर है और फोर्स 50 न्यूटन है। जब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ रहा होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 जूल आ जाएगा, क्योंकि एफ डी कॉस 0 आएगा, कॉस 0 होता है 1, तो हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 100 जूल आ गया। इट इज क्लियर फ्रॉम दैट वर्क इज डन इज फर्स्ट केस इज मैक्सिमम। फर्स्ट केस का जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद 4.5 हमारे पास क्या है, वो कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब क्या है 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का। तो हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होता है, W इज इक्वल टू एफ टी। वर्क डन हमारे पास 1 जूल, फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन और डिस्टेंस की जगह 1 मीटर। अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, 1 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस कर जाए बॉडी, तो जो उसमें वर्क डन स्टोर होगा वो 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम इसको एक और अल्फाज में भी कह सकते हैं, एबिलिटी टू डू 1 जूल वर्क, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी। तो वो यही लिखा हुआ है, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इन लिफ्टिंग थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर in 1 meter, then work done is stored in a body as potential energy which is 1 joule. The body has the ability of doing 1 joule of work. ये भी इसका आंसर हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड हमारे पास पार्ट है कि हमारे पास अब ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये रेफरेंस से रिलेटेड है कि अगर हम रेफरेंस चेंज कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी पर फर्क पड़ेगा। तो हम अब ये देखना चाह रहे हैं, वो कहता है सेकेंड 4.6 पार्ट, वो कहता है बॉल ऑफ मैस m इज हेल्ड एट अ हाइट h1 अबव अ टेबल। वो कहता है एक टेबल है, टेबल से ऊपर हम एक बॉल को लेके जाते हैं जिसका मैस m1 है, उसकी हाइट h1 कह दी हमने जस्ट। वो कहता है द टेबल टॉप इज एट हाइट h2 अबव द फ्लोर। तो यहां ये जमीन है, यहां से टेबल तक की जो हाइट है वो h2 है। उसके बाद वो कहता है वन स्टूडेंट से दैट द बॉल हैज पोटेंशियल एनर्जी mgh1। अगर हम टेबल से बात करें तो mgh1 होगी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो कहता है बट अनदर से दैट इट इज mgh1 प्लस h2। और दूसरी क्या होगी, अगर हम ज़मीन से देखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg तो आएगा ही आएगा, h1 भी ऐड हो जाएगा क्योंकि टेबल से यहाँ तक ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, और ज़मीन से या फ्लोर या ग्राउंड से लेके टेबल तक h2 है तो h1 प्लस h2 हाइट हो जाएगी। तो वो कहता है कि कौन करेक्ट है, तो हम बताएंगे कि दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों का सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस चेंज है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, क्योंकि एक ने टेबल की टॉप से उठाया, एक ने फ्लोर से उठाया। तो एक ने mgh1 का, एक ने mgh1 प्लस h2 का, तो दोनों ही करेक्ट होंगे। तो हम लिखते हैं द बॉल इज एट हाइट h1 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, with respect to the table, and table is at height h2 with respect to the ground. So the ball is at height of h1 plus h2 from the ground. Therefore potential energy stored in the ball with respect to top is mgh1 and with respect to the ground is mgh1 plus h2. Hence both the students are correct.
because one student is telling with respect to the top of the table and other is telling with the respect to the ground. इस वजह से दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे. उसके बाद हम 4.7 पे आते हैं. वो कहते हैं व्हेन अ रॉकेट री एंटर द एटमोसफेयर, जब रॉकेट एंटर होता है एटमोसफेयर में तो वो कहता है कि इट नोज कोन बिकम वेरी हॉट. उसकी जो नोज कोन होती है, जो उसका फ्रंट फेस होता है वो गर्म हो जाता है. वेयर डज द हीट एनर्जी कम फ्रॉम. तो बेसिकली उसका जो फ्रंट फेस होता है वो क्यों हॉट होता है उसकी हमने वजह बतानी है. जब रॉकेट री एंटर होता है एटमॉस्फेयर में तो काइनेटिक एनर्जी यूज होती है उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट. तो हमें वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द फ्रिक्शन with air and dust particle present in atmosphere. जब डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और कोलिजन होती है. तो हमारे पास वहां पे नॉस कोन क्या होती है, हीट करती है. तो अब हम देखते हैं when the rocket re-enter the atmosphere then a part of its kinetic energy is used to do work against the friction with air and dust particle present in atmosphere which will be the appear in the form of heat. Therefore due to reason nose cone of rocket become very hot. तो उसके बाद हम 4.8 देखते हैं. वो कहता है what sort of energy in the following. तो किस किस्म की एनर्जी होगी. एक कंप्रेस स्प्रिंग है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है उसका. उसके बाद वो सेकंड पार्ट में पूछता है वाटर इन अ हाई डैम. वाटर इन अ हाई डैम ड्यू टू हाइट है तो हमारे पास वो उसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट. और थर्ड वन इज मूविंग कार हैज अ काइनेटिक एनर्जी. और जब कार मूविंग कार होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन. तो हमारे पास इसकी जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी आएगी. 4.9 A girl drop a cup from a certain height which breaks into pieces. What energy changes are involved? वो कहता है एक लड़की है वो एक कप हाथ में पकड़े हुए है, एक हाइट पे रखा हुआ है उसने, अचानक से उसका जो ग्लास है वो टूट जाता है. तो किस किस्म की उसकी एनर्जी चेंजेस होंगी वो अब हमने बताना है. तो 4.9 वेरी इंपॉर्टेंट है. तो वो कहता है एट सर्टेन हाइट अ कप हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जब वो अपने हाथों से छोड़ेगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. फिर जब हिट द ग्राउंड करेगी तो उसकी कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी आएगी. और उसके बाद फिर हमें आवाज भी आएगी तो हम कहेंगे साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हुआ है. तो हम इसका अब आंसर पढ़ते हैं. वो कहता है अ सर्टेन हाइट अ कप हैज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. व्हेन इट इज ड्रॉप इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस and kinetic energy increases. Just before striking the floor, kinetic energy is maximum. On striking, kinetic energy is changed into sound energy, the heat energy and energy to break the cup. If air friction is ignored, the air friction, अगर air friction भी add कर दें तो air friction is present, then some part of its kinetic energy also used to overcome the friction. फिर हमें friction को overcome करने के लिए भी energy required होगी. उसके बाद 4.10 शॉर्ट क्वेश्चन है. वो कहता है आप बॉय यूज अ कैटापोल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशेस अ ग्रीन हाउस विंडो. लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस. एक गुलेल है हमारे पास जिससे हम किसी आगे हमने पत्थर रखा है उसके जरिए हम एक विंडो को ब्रेक करते हैं. वो कहता है किस किस्म की एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी. तो ये जो गुलेल है या कैटापोल्ट है ये बेसिकली इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, लचक होती है. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में ड्यू टू मोशन. उसके बाद जब हिट करेगा तो साउंड एनर्जी और फिर हमें आवाज़ आएगी और कोलिजन के नतीजे में हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट होगा. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैटापोल्ट विच इज ट्रांसफर टू एन स्टोन as its kinetic energy. When the stone strike the greenhouse window, its kinetic energy changes into sound, heat and energy to break the glass window. तो उसकी क्या होगी, ये सारी possible changes हैं. Thank you for watching. Please hit the like button if you like the video.
थैंक यू सो मच।